हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। करंट अफेयर का बर्डन रिड्यूस करने का प्रॉमिस किया था आपसे, और ये पहली वीडियो है उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। करंट अफेयर में अगर आपका बैकलॉग हो गया है, चिंता मत कीजिए, उस बैकलॉग को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ इस प्रिपरेशन में बैकलॉग बहुत ढेर सारे लोगों का हो जाता है, और वो बैकलॉग एक तरह से आपको अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करवाता है जब आप प्री एग्जामिनेशन में बैठते हैं, और वो अंडर कॉन्फिडेंस आपकी हार का कारण बन जाता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बार आप करंट अफेयर से रिलेटेड अंडर कॉन्फिडेंट होके जाए। तो मैं करंट अफेयर का जो आपका बर्डन है वो रिड्यूस करने वाला हूं। बस आपको इतना काम करना पड़ेगा, एक नोटबुक एक पेन के साथ बैठना पड़ेगा, जो मैं आपको कहूंगा लिखने को वो लिखना पड़ेगा। अगर पॉज करके लिखेंगे तो आपके जो नोट्स बन जाएंगे, अंत में जब आप रिवीजन करेंगे तो ओम नमः शिवाय एकदम आराम से हो जाएगा। बोलो स्वाहा। बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए एंजॉय करिए, करंट अफेयर को बेहतर रूप से समझिए, एंजॉय करिए, क्योंकि मैं आपके लिए स्मार्ट करंट अफेयर लेकर आया हूं। मतलब पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे, दैट मीन्स क्योंकि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और मैं पीवाईक्यू में किस तरह से पूछता है सवाल उससे रिलेटेड ही बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के अंदर। तो आपका एकदम फोकस्ड कवरेज हो जाएगा और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो आइए आज जून 2024 में इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा एक इकोनॉमी तो खत्म हो जून का, और इकोनॉमी एक बार खत्म होगा और देखिए कि तुरंत रिवीजन भी होगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ जादू भी करेंगे और आपको जादू समझ में भी आएगा। वेट कीजिए, अंत तक बने रहिए और चीज़ों को लिखिए। माइंड मैप्स के थ्रू हम कवर करेंगे। एक नोटबुक बना लीजिए करंट अफेयर की और आपको बहुत मजा आएगा सर। जब अंत में आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे ना, तो आप मुझे भी थोड़ी सी विशेष थोड़ा सा ब्लेस करेंगे, और वो ब्लेसिंग्स मुझे भी लगेंगे। तो मैं भी बड़ा स्वार्थी इंसान हूँ, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत तरसता हूँ भाई। आप मुझे ब्लेस करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप ब्लेस भी करते हैं, एंड वो ब्लेसिंग्स हमें भी लगती है। ऐसे टीचर हमें भी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी करंट। अरे बाप रे बाप, अरे डरिए मत, अभी इतना ढेर सारा लग रहा है, चुटकियों में खत्म हो जाएगा भाई, चुटकियों में। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन है बड़ा नहीं, एक बार समझ लेंगे तो एकदम आसानी से कवर हो जाएगा। तो आइए इंडियन इकोनॉमी जून 2024 के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रेस्टन कर्व। तो इकोनॉमी कैसे कवर करेंगे आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि इकोनॉमी में बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग से जो रिलेटेड था, उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड जो से करंट अफेयर हैं, उसके बाद एनर्जी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर हैं, उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड कोई करंट अफेयर यानी ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रेड से रिलेटेड हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। तो इनको मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि सभी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो कवर हो जाए, और इकोनॉमी के सिलेबस में जितना भी मेंशन है मेंस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा कवर हो जाए, ताकि आप मेंस में भी इनपुट यहीं से दे सकते हो करंट अफेयर का, तो वो आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। इसलिए नोट जरूर बनाइएगा। कुछ डेटा आप जब मेंस में मेंशन करेंगे आंसर्स में, तब आपके आंसर्स भी बेहतर बनेंगे। तो थोड़ा सा जो वर्क होगा वो बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वर्क जरूर होगा। आइए पहला टॉपिक पढ़ते हैं डेवलपमेंट में प्रेस्टन कर्व के बारे में। क्या डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, क्या यूपीएससी सवाल पूछता है? यूपीएससी बहुत ढेर सारे सवाल पूछता है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर एक जगह लगा कर लाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक दो रेफरेंस आपको दे देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो पीवाईक्यू से ही रिलेटेड है। जैसे कि यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, कौन से स्टेप्स होंगे मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। जब इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, जब इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो कौन से स्टेप गवर्नमेंट को लेने चाहिए या इन जनरल लेने चाहिए? क्या टैक्स रेट को कट करना चाहिए अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, increase the tax rate accompanied by the reduction of the interest rate and reduction of the expenditure on the public projects। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, एक बार ढंग से पढ़िए और इसका जवाब लिखिए। इसका आंसर क्या है? थर्ड नंबर के सवाल का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा लिखेंगे, तो आपको बेहतर नॉलेज मिलेगी और बेहतर आप समझ पाएंगे। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब जीडीपी नीचे जा रही है। तो जीडीपी जब नीचे जा रही है तो क्या करना चाहिए? क्या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चाहिए? क्या टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए? बोलो भाई, आपको दिमाग लगाना है। ये सब स्टैटिक का चीज है, तो मैं आपको स्टैटिक तो बिल्कुल यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर का वादा है। लेकिन जब हम इकोनॉमी में स्टैटिक, जब मैं आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का कोर्स, जब हम इकोनॉमी का कोर्स पढ़ते हैं, वहां पर मैं आपको सारी चीज समझाता हूं कि इकोनॉमी रिसेशन है यानी इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट में कट करोगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट में कट करोगे तो लोगों के पास
चीप लोन अवेलेबल होंगे, तो चीप लोन अवेलेबल होंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी वजह से जीडीपी ग्रो होगी। क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला याद है, थोड़ा एलियन तो नहीं लग रहा ना, C+I+G+NX, कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट बाई दी फर्म्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये जीडीपी का फॉर्मूला है। तो जब पैसा जाएगा तो कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जो जीडीपी रिसेशन में थी वो ऊपर आने लगेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, लेकिन क्या टैक्सेस को भी कम करना चाहिए? अगर टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर निर्मलताई टैक्सेस कम लगा दे तो उसकी वजह से क्या होगा? लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि लोगों ने टैक्स कम पे किया। लेट से आपके पास 100 रुपीज है, पहले आप 40 रुपीज टैक्सेस में पे करते थे, अब टैक्स कम हो गया है तो आप 10 रुपीज टैक्सेस में पे करते हो, तो यू हैव 90 रुपीज टू स्पेंड। तो अगर आप 90 रुपीज है आपके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो अगेन कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट बाई फर्म्स, ये सब बढ़ेगा, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे तो क्या जीडीपी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट अगर अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो क्या जीडीपी इंक्रीज होगी? जी हाँ, बिल्कुल इंक्रीज होगी। तो क्या कट रेट, टैक्सेस में कट रेट करें, ये सही है, टैक्स रेट कम करें, बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना गलत होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। उसी तरह से अगर टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो गलत है, लेकिन अगर रिडक्शन करेंगे इंटरेस्ट रेट में, ये सही है। यानी ये भी ऑप्शन पूरा गलत है, आधा सही आधा गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। क्या एक्सपेंडिचर ऑन दी पब्लिक प्रोजेक्ट्स बढ़ाया जाए? अगर ये बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, और ये घटाएंगे तो जीडीपी कम होगी। इसका आंसर क्या बी होना चाहिए? क्या आपने भी दिया? देखिए एक्सप्लेन करेंगे अगर ये पीवाईक्यूज के आंसर्स तो बड़ी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, इसलिए पहला तो मैंने आपके साथ कर लिया, लेकिन मैं बस आपको रेफरेंस दूंगा अभी से, ताकि हम मेनली फोकस दें करंट अफेयर पे, वो करंट अफेयर हम कर सकें। लेकिन किस तरह से इन सवालों को सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जो स्टैटिक में पढ़ते हैं और करंट अफेयर में लगाते हैं, उसका एक तजुर्बा, एक एनालिसिस आपको जरूर अभी तक दिख गई होगी। Increase in the absolute and the per capita real GNP. So what is GNP? What is real GNP? What is nominal GNP? These all are what? These all are a static part. Do not connote a higher level of economic development if ये अगर इंक्रीज हो रहा है जीएनपी, रियल जीएनपी पर कैपिटा एंड एब्सोल्यूट वे में, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैनोट कब नहीं करेगा? जब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या इसका आंसर सी है? मुझे बताइएगा इसका आंसर सी है क्या? तो 2018 में ये सवाल पूछा गया था। और भी बहुत सवाल हैं, जाहिर सी बात है उनको लेकर नहीं है, अदरवाइज ये पीवाईक्यू डिस्कशन बन जाएगा। वो पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या डेवलपमेंट से सवाल पूछता है यूपीएससी? बिल्कुल पूछता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रेस्टन कर्व। इस बार के करंट अफेयर में था प्रेस्टन कर्व। तो क्या प्रेस्टन कर्व इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रेस्टन कर्व किसके बारे में बताता है? प्रेस्टन कर्व एक रिलेशन है कि सुनो, जब आपके पास इनकम बढ़ेगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी या घटेगी? तो प्रेस्टन कर्व इज अ रिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? ये कौन बताता है? प्रेस्टन कर्व। और इसी के साथ साथ बैकवर्ड लिंकेज में आपको जो होमवर्क, देखिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क थोड़ा करना ही पड़ेगा। मैं आपको स्टैटिक का थोड़ा सा होमवर्क देता रहूंगा ताकि आपकी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो भाई। बैकवर्ड लिंकेज में आपको जाकर पढ़ना है लैफर कर्व, फिलिप्स कर्व एंड लॉरेंज कर्व। क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे? बिल्कुल आए हैं, इसलिए इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। इनके अंदर घुसकर एक लेयर और जाकर पूछ सकता है, तो आप तैयार होंगे। और इसी से रिलेटेड, क्योंकि लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व पूछता है, तो इसी से रिलेटेड इस बार क्या पूछ सकता है? प्रेस्टन कर्व पूछ सकता है। आई होप यू गॉट द रिलेशन कि किस तरह से पीवाईक्यू से ढूंढकर हमने ये टॉपिक आपको बता रहे हैं जो है प्रेस्टन कर्व। इसलिए टॉपिक नंबर 1 अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए, दैट इज प्रेस्टन कर्व, and it indicates the impact of the economic growth on the development indicators like healthcare and education. तो क्या करता है? इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ग्रोथ ही बताता है कि अगर आपके पास पहले 100 रुपए थे तो 7% की इंक्रीज, 7% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो अब 107 रुपीज हैं। ये ग्रोथ है। पर क्या जो आपने 7 रुपीज एक्स्ट्रा कमाए, क्या आपने हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर किया? क्या आपने एजुकेशन में एक्सपेंडिचर किया? ये सिर्फ कंज्यूम करते रहे? तो क्या ग्रोथ डेवलपमेंट है? ये सवाल जरूरी है। तो आजकल यही फोकस है। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। यही तो गवर्नमेंट का मेन मुद्दा भी है कि ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करना चाहिए। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसे ईज ऑफ लिविंग है। तो क्या ग्रोथ डेवलपमेंट है?
इसके लिए ग्रोथ का इंक्लूसिव ग्रोथ होना जरूरी है, सबका साथ सबका विकास। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और उसी रेफरेंस में ये प्रेस्टन कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये इंडिकेट करता है कि इकॉनमी जो ग्रो हो रही है उसका हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और किसने प्रपोज किया? प्रोपोज बाई दी, याद करने की जरूरत नहीं है, सैमुअल एच प्रेस्टन, इसलिए इनका नाम क्या है? प्रेस्टन कर्व। इन 1975 इज एस्टैब्लिश्ड एन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री। यानी अगर मैं इस ऐसा कर्व बनाऊं कि इधर पर कैपिटा इनकम है एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम, और यहां पर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे पैसा आएगा लोगों के पास, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, हेल्थ सर्विसेज बेहतर होंगी, तो जीने की जो संभावना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ेगी। ये रिलेशन कौन बताता है? ये प्रेस्टन कर्व ये रिलेशन बताता है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि बिटवीन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, ये इंपेरिकल रिलेशन बताता है प्रेस्टन कर्व। यस, एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस देयर इज अ इनिशियल सिग्निफिकेंट राइज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे जैसे अगर आप इसको देखें, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इनिशियली बढ़ता है कंट्री का, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, बिकॉज ऑफ द बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, बेटर बेटर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लोगों की डिसीज को आराम से कर्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बेहतर होगी। बट इट टेंड्स टू फ्लैटन आउट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट के बाद भाई फ्लैट होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? अरे ऐसा थोड़ी ना कि टेक्नोलॉजी इतनी ला जाओगे कि आदमी को 200 साल जिला दोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अश्वत्थामा थोड़ी बना दोगे टेक्नोलॉजी से। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट फ्लैटन्स आउट एंड बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इन एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स लाइक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, क्लीनर लिविंग एनवायरमेंट्स एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, जो मैं आपको बोल रहा था। और इंडिया, ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं, 1947 से 2011 को अगर देखें, इस पीरियड को अगर कंपेयर करें, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 से बढ़कर 66 ईयर्स हो गई है एंड पर कैपिटा इनकम 9 के से इंक्रीज होकर 55 के हो चुका है। दैट मीन्स कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है। तो क्या आपको एक सिंपल लाइन में याद रहेगा कि प्रेस्टन कर्व सवाल क्या पूछेगा? पीवाईक्यू क्या पूछेगा? पीवाईक्यू प्रेस्टन कर्व ऐसे लिख कर देगा आपको और 4 ऑप्शन में देगा। ये किसके बीच में रिलेशन बताता है? ये क्या टैक्स रेट और टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है, या क्या ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टैक्स रेट के बीच में रिलेशन बताता है? ये क्या थर्ड ऑप्शन होगा, ये क्या इकोनॉमिक ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में रिलेशन बताता है? इस तरह से 4 ऑप्शन डिजाइन होंगे और आंसर क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में रिलेशन बताता है। तो एक सिंपल सा सवाल आएगा, जिसको ये पढ़ा होगा उसको आता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा नहीं आता होगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि यूपीएससी का एग्जामिनर किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से फ्रेम करेगा। ये नहीं पूछेगा कि 1975 में दिया था कि नहीं दिया था, तो ये इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर योर सेक, आपके लिए है, लेकिन ये पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या? पूछेगा कि भाई क्या बताता है प्रेस्टन कर्व। और क्यों? क्योंकि ऐसे बैकवर्ड लिंकेज में आपने ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, लैफर कर्व, फिलिप्स कर्व और लॉरेंज कर्व के बारे में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कितने ब्यूटीफुली ये टॉपिक चुना गया है और कितना ब्यूटीफुल इसका अगर सवाल बनेगा तो आप जवाब कितना ब्यूटीफुल देंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, आइए सेकंड चलते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बैंक क्लिनिक। तो भाई फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं और फ्रॉड्स होंगे, और वो फ्रॉड्स को अगर टैकल करने के लिए कोई चीज नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बैंक क्लिनिक सवाल यूपीएससी पूछता रहता ना। इस बार डेमोग्राफिक विंटर के बारे में सवाल पूछ दिया मेंस में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में सवाल पूछ लेता है। कुछ भी टर्म देख के सवाल पूछ, बीटा के बारे में सवाल पूछ लिया था। आई होप यू पीवाईक्यू आपके दिमाग में थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अटैच कर रहा है, क्योंकि हर चीज लिखना, हर चीज फोटो चिपकाना बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा। बैंकिंग सवाल बहुत ढेर सारे सवाल बैंकिंग से पूछता है। यहाँ पर डिजिटल रुपी के बारे में सवाल पूछ चुका है, बैंक क्लिनिक पूछ सकता है। डिजिटल रुपी पूछ चुका है सवाल कि व्हाट इज डिजिटल रुपी। इसको आराम से पढ़िए, पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या है। साथ में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये टर्म क्या है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कल के दिन ये पूछ ले कि टर्म बैंक क्लिनिक क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
करके कल के दिन अगर आपसे बैंक क्लिनिक पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछता है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन टर्म जो है हमने न्यूज में देखा है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को। ऐसे ही ये पूछ सकता है कि बैंक क्लिनिक हमने रिसेंटली सीन इन द न्यूज, बताइए बैंक क्लिनिक किसके बारे में किस बारे में है, क्या बेटर डिफाइन करता है बैंक क्लिनिक को। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज लॉन्च बाय द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ये एक वेबसाइट है जहां पर रिटेल कस्टमर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट है। आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, अ रिटेल कस्टमर कैन लॉज अ कंप्लेन, रजिस्टर अ कंप्लेन इन दिस वेबसाइट, and this will provide regulatory guidelines and available remedies to address the issue within 5 working days। ये बताएगा कि इस कंप्लेन के लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो रेमेडीज क्या होंगी, विद इन 5 वर्किंग डेज आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाउएवर इट डज नॉट रिजॉल्व द इशू बट ओनली एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड बैंक। याद रखिए, बैंक क्लिनिक में जो आपको फंसाएगा यूपीएससी, अगर वो ऑप्शन में फंसाने की कोशिश करेगा, वो ये बोलेगा कि बैंक क्लिनिक विल सॉल्व द इशू विद इन 5 वर्किंग डेज एंड यू विल बी ट्रैप्ड। बोलो भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं वही बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पूछ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये करंट अफेयर जो मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट हैं और इसमें भी क्या पूछा जाएगा मैं बस उतना बता के, इतना ही क्रिस्प करके आपको समझा रहा हूं। यस, तो बैंक क्लिनिक एक वेबसाइट है जहां पर कंप्लेन रजिस्टर करेंगे और वो बताएगा रेमेडीज, क्या क्या आपके पास सॉल्यूशन है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो विद इन 5 वर्किंग डेज, बट इट विल नॉट सॉल्व द इशू, इट विल नॉट रिजॉल्व द इशू, इट जस्ट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? ये इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, यू जस्ट नीड टू टेक दैट लुक। ओके, इंटरेस्टिंग। यस, बैंक क्लिनिक। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पोटेंशियल। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या पोटेंशियल है? तो ये एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है जो लॉन्च करता है, रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। तो पूछ सकता है, ये सवाल पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इस बार का जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है उसका की पॉइंट्स क्या है? उसमें की पॉइंट्स है कि इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जो कि 6.7% से ग्रो करेगी। ग्लोबल ग्रोथ विल बी 2.6% इन 2024 एंड 2.7% इन 25-26। ग्लोबल ग्रोथ इतनी रहेगी पर इकोनॉमी इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी 6.7%। बट इस रिपोर्ट ने बोला कि इन्फ्लेशन विल बी अ कंसर्न, इन्फ्लेशन कंसर्न रहेगा, एंड मॉडरेशन ऑफ ग्रोथ इन द इमर्जिंग एंड द डेवलपिंग इकोनॉमीज 4.2 to 4% के अप्रॉक्स ये ग्रोथ मॉडरेट होगी इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में। एंड इंडियाज ग्रोथ टू स्लो डाउन ड्यू टू द स्लो डाउन इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इंडिया में ग्रोथ में स्लो डाउन आएगा बट विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो अलग बात है। पर हाँ, ये स्लो डाउन आएगा और ये स्लो डाउन किस वजह से होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में हमारी स्लो डाउन होगा, दैट्स वाई लिटिल बिट स्लो डाउन देखा जाएगा। एंड इंडियन इकोनॉमी हैज बीन ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड द रोबस्ट सर्विस एक्टिविटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक देता है, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इतना पढ़ लेंगे, दैट्स ऑल। और कौन सी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक देता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स हो गया, सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स एंड द इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ये मैं लास्ट में भी एक रिपोर्ट की वीडियोस बनाता हूँ, जब प्री पास में आता है वहां पर भी मैं कवर करवा दूंगा। पर हाँ, क्योंकि हम जून के करंट अफेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी ये था, इसलिए हमने कवर कर लिया। यस, so we have covered Preston curve, bank clinic and global economic prospect. What is Preston curve? जल्दी से बताओ, कॉमन में लिख के बताओ। Preston curve relation between per capita income and the life expectancy. Bank clinic will not resolve the issue. It's a website जहां पर रजिस्टर कर सकते कंप्लेन और बोलो 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 वो रेमेडीज बताएगा 5 वर्किंग डेज में। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो रिवाइज भी हो रहा है। यस, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वाज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक और इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो रहेगा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 6.7% से ग्रो करेगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा एंड द स्लो डाउन जो होगा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में स्लो डाउन की वजह से होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यस, देखो रिवाइज भी हो रहा, करंट अफेयर बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, और हम वही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। आइए, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी। अगला हेडिंग लिखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी। अब मेरी बात समझिए, यहां पर एक लाइन लिखी होगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
What is viability gap funding? Viability gap funding scheme aims to support infrastructure projects. ये किसके लिए by the way? Infrastructure projects के लिए that are economically justified but slightly lack financial viability. ये इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हैं, यानी ये इकोनॉमिक इन नेचर हैं, अच्छा फ्रूट देंगे बनने के बाद, बट ये अभी इस समय पर दिस स्लाइटली लैक इन द फाइनेंशियल वाइबिलिटी, यानी इनके पास पैसे की कमी है. तो हु विल फिल दिस गैप? गवर्नमेंट विल कम and fill this gap. Means government will provide finances to implement this infrastructure project. I hope you got the point. So viability gap funding, it aims to support the infrastructure projects. Why infrastructure is important? ये अलग स्टैटिक का पार्ट हो गया, क्योंकि हम बात करते हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है, इंडिया को अपनी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना है, तो इंडिया को अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उस डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. इसीलिए अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट की स्कीम लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, टू मेक श्योर कि पैसा आए और हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लगा सके. गति शक्ति. सो ऑल दीज स्कीम्स आर व्हाट? दीज स्कीम्स आर टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक श्योर कि हम इंडिया डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करें. मैं बहुत बैकवर्ड लिंकेज में नहीं जा रहा हूँ, बहुत बड़ी कहानी है, वहां पे नहीं जा रहा हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है. और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? 1991 से शुरू करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, अभी इतना रहने देते हैं, जब इकोनॉमी का कोर्स करेंगे पूरा तो हम पूरा बेहतर रूप से बैठ के पढ़ेंगे. यस, वाइबिलिटी गैप फंडिंग समझ में आ गई. लेकिन इस बार वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है किसके लिए? ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए. ऑफशोर विंड एनर्जी. क्या रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है? क्या यूपीएससी रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्टेड है? क्या ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रिन्यूएबल एनर्जी से हैं? बिल्कुल है, और यूपीएससी पूछता है, एनर्जी से रिलेटेड पूछता है. देखिए यहाँ पर इंडिया ने यूपीएससी ने 2023 में भी एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछा था, यूरेनियम के बारे में. इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. Yes, uranium interest to the extent of the at least 60% is required for the production of electricity. तो क्या सेकंड स्टेटमेंट गलत है? क्या पहला स्टेटमेंट सही है? क्या मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2023 के सवाल का आंसर क्या होगा? और यूपीएससी ने मेंस में भी पूछ रखा है, डू यू थिंक India will meet 50% of its energy needs from renewable energy by 2030? Justify your answer, and how will the shift of the subsidies from the fossil fuels to the renewable help achieve the above objectives? Explain. तो यूपीएससी मैंने बस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बहुत ढेर सारे हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में यूपीएससी बार बार सवाल पूछता रहा है. सोलर से भी बहुत सवाल है, वो लगा के चिपका के आपके सामने नहीं लेकर आया हूँ, पर वो सवाल हैं. विच मीन्स क्या रिन्यूएबल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्या वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, क्या स्कीम इंपॉर्टेंट है? और उसके साथ क्या ये ऑफशोर विंड एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाएगी? क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है? बिल्कुल. दैट्स वाई ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी. कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज करंट अफेयर में क्यों भाई? इट इज अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट. 7,453 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं, एंड इट एम्स टू इंप्लीमेंट द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 एंड टू एक्सप्लॉइट ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडियाज EEZ. 2015 की ये जो पॉलिसी है, इसको 10 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों 2025 में. अब आप बताइए इस लॉजिक से क्या ये इंपॉर्टेंट होगा? ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट भी है, इसको 10 ईयर भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? खुद दिमाग लगाओ और खुद सोचो. तुम्हें सोचने की पूरी आज़ादी इस क्लास में. सोचो और मुझे भी कमेंट में पार्टिसिपेट करके बताओ कि मज़ा आ रहा है और ये बात सही लग रही है आपको भी कि 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये इसका अप्रूव हुआ है अभी यूनियन कैबिनेट में, और ये एम्स टू इंप्लीमेंट द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी. इसके बारे में एक बार जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा. टू एक्सप्लॉइट द ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडियाज EEZ. व्हाट इज EEZ? ये भी मुझे बताइएगा, और ये कितना होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये भी बताइएगा. तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी, यानी ऑफशोर विंड एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे उसमें जो पैसों की कमी पड़ेगी, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट है, इसको बस फाइनेंशियल वाइबिलिटी चाहिए, इसलिए इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट विल कम एंड फाइनेंस. यहाँ पे देखिए, विल मेक देम मोर अट्रैक्टिव फॉर डिस्कॉम्स, distribution companies, by reducing the cost, and a transparent bidding process for private developers to be overseen by the Power Grid Corporation of India Limited, PGCIL. and ministry important है, क्योंकि मिनिस्ट्री पूछ लेता है कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी विद स्पेसिफिक पोर्ट इंफ्रा टू बी हैंडल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज
for 2 ports. Yes, got the point. Involves commissioning of the 1 gigawatt projects, 500 megawatt each for Gujarat and the Tamil Nadu coast will generate इतना इतना इतना. ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऐसे नहीं पूछता है, ना ही ये पूछेगा. इट विल फर्दर इनिशिएट द इकोसिस्टम ऑफ द 37 गीगावाट ऑफ ऑफशोर एनर्जी, 4.5 लाख करोड़ रुपीज प्लस एफडीआई ऑफ द 100% अलाउड इन द रिन्यूएबल एनर्जी. ये एफडीआई वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी सब जो लिखा है ये फैक्ट है, जो फैक्ट आप यूज नहीं करेंगे. ये फैक्ट के बारे में प्री में सवाल नहीं पूछेगा. यस, गॉट द पॉइंट. यस, टोटल वाइबिलिटी गैप फंडिंग इज कैप्ड एट 20% फॉर दिस स्कीम. यानी 20% पर कैप कर दी है. 20% फाइनेंशियल जो अवेलेबिलिटी वो गवर्नमेंट कर देगी इन केस ऑफ कि आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द एडिशनल ग्रांट अप टू 20%, और ग्रांट में भी अप टू 20% पैसा दे देगी. यस, ये इंपॉर्टेंट है. ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया, प्रेजेंटली नो ऑफशोर विंड पावर हैज बीन कमीशन्ड. यूपीएससी आपसे ये लाइन दे देगा और आपको ये लाइन हो सकता है वहां पर गलत लगे. आप सोचोगे अरे कोई तो ऑफशोर विंड पावर होगा, लेकिन प्रेजेंटली देयर इज नो ऑफशोर विंड पावर. अभी तक कोई भी विंडशोर ऑफ पावर कमीशन नहीं किया गया है. और इसकी नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इन चेन्नई. 8 zones of Gujarat and Tamil Nadu coast have been identified using LIDAR technology. आई होप ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बताया है मैंने. ये याद रखिएगा 2025 के प्री में पूछा जा सकता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और कुछ तरह इस तरह से इसका डिज़ाइन है. ऑफशोर विंड एनर्जी कुछ इस तरह से जनरेट होती है. एक बार इसके बारे में स्टैटिक भी समझ लीजिएगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट. वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. साथ में इन्वायरमेंट इतना बड़ा है. इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम जो बात करते हैं वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सस्टेनेबिलिटी बार बार पूछता है, वहां पर ये स्कीम काम आएगी. चाहे वो मेंस में कोट करने के लिए काम आए कि सिर्फ आप नाम लिख दोगे तो भी एग्जाम्पल के रूप में भी चलेगा कि यस गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर थ्रस्ट ऑन द रिन्यूएबल सेक्टर. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरबीआई अलाउज ओपनिंग ऑफ द रूपी अकाउंट आउटसाइड इंडिया. तो ये सिंपल नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट जब आपको मैंने पढ़ाया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. दोबारा वॉस्ट्रो अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट समझाऊंगा. इट विल बी रिपीटिशन. मैंने यूट्यूब पर ही वीडियो में पढ़ाया है, उसकी लिंक ढूंढ के मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट के रिलेशन में ही है ये. आरबीआई अलाउज ओपनिंग ऑफ रूपी अकाउंट आउटसाइड इंडिया. कॉन्टेक्स्ट क्या है? वैलिड फॉर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. इनको हम PROIs बोलेंगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. ये डेफिनेशन अंडर फेमा है. तो फेमा क्या है? ये स्टैटिक है. प्लीज जाके फेमा और फेरा के बारे में पढ़िएगा. व्हाट इज फेरा एंड फेमा, इन दोनों के बारे में पढ़िएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ बिड टू इंटरनेशनलाइज द इंडियन रूपी. हम ये कर क्यों रहे हैं? हमारा रीजन क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इंडियन रूपी को भी इंटरनेशनलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. और भी अदर मेजर्स क्या है कि लिबरलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फ्रेमवर्क. व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? जब हम ये ओपन इकोनॉमी पढ़ते हैं वहां पर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में देखते हैं, जहां पर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं बाहर से कितना पैसा उठाकर लाती हैं, उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं इन अ वेरी लेमन टर्म्स. यस, तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन भी हो रहा है ECB बोरोइंग्स का. एंड स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म फॉर ECB एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल के लिए बनाया गया है. स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट फॉर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर ECB एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल. साथ में यहाँ पर INR लेंडिंग एंड स्पेशल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए FDI FPI यूजिंग स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी SNRR अकाउंट एंड द स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट. इन सब के लिए यूज होगा. प्लीज ध्यान रखिएगा. वॉस्ट्रो अकाउंट की जो वीडियो मैं बोल रहा हूं लिंक है, जाकर आराम से ये वीडियो के खत्म होने के बाद पढ़ लीजिएगा. RBI will focus on the rationalizing the various guidelines under the FEMA like LRS and the IFC provisions. What is IFSC? International Financial Service Center is a special economic zone designed to provide the financial services to non-resident and the resident in a currency other than Indian rupee. ठीक है. तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट को, जो कि करेंसी होती है अदर देन द इंडियन रूपी में, उनको हेल्प करने के लिए IFSC है, इंटरनेशनल
फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये कहाँ पर है? एक IFSC क्या गिफ्ट सिटी कुछ सुना है आपने? उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। और ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ अकाउंट है दैट अलाउज द नॉन रेजिडेंट टू इन्वेस्ट इन द इंडियन सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट यूजिंग द इंडियन रुपी। यानी जो नॉन रेजिडेंट है इंडियन के, वो हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स को परचेज कर पाएं या कोई और एसेट को परचेज कर पाएं इन इंडियन रुपी, उसके लिए अकाउंट बनाया गया है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। यस, और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट क्या है? अकाउंट है मेंटेन बाय अ फॉरेन बैंक विद इन अ इंडियन बैंक इन रुपीज एंड यूज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब आप वोस्ट्रो अकाउंट पढ़ लोगे तब आप ये लाइन आराम से समझ जाओगे, क्योंकि ये समझाऊंगा तो पूरा वोस्ट्रो अकाउंट ही समझाना पड़ जाएगा। यस, so this is the news from the regulator of the banking sector, RBI, Reserve Bank of India. It allows the opening of the rupee account outside India. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 के पास में। ये रिपोर्ट के बारे में सिर्फ ये पूछेगा कि रिलीज कौन करता है, क्योंकि यूपीएससी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो रिपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में पहली बार जो चीज़ वो पूछता है वो यही पूछता है कि रिलीज कौन करता है। जाकर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जो है इट इज लीड बाय द कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में पता क्या बोला गया? बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, हाँ पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इन अ सेंस कि ये फाइंडिंग इस बार नहीं पूछेगा, हो सकता है अगली बार जो रिपोर्ट आए अगली बार उस समय पूछे, पर हाँ ये समझ लेना और मेंस में कोड करने के लिए डेटा अच्छा है कि नंबर ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यानी जिनके पास बहुत पैसा है, वो इंडिया में 12.2% से इंक्रीज हो गया। यानी हमारे देश में जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। गरीबों का क्या हुआ? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कुछ और बताएगी फिर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फिर वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर इस डेटा को वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से मैच करके फिर जब आप एक एनालिसिस करेंगे तो वो मेंस का पार्ट बन जाएगा। ग्रोथ एशिया पैसिफिक में 4.2% की ग्रोथ हुई है। किसमें? ज्यादा पैसे कमाने वाले हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कंट्रीज। रीजन क्या है? रिसर्जिंग इक्विटी मार्केट एंड दी इंप्रूविंग दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे देश में इक्विटी मार्केट बढ़िया काम कर रहे हैं, साथ में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इंडिया की वो इंप्रूव हो रही है। इस वजह से हमारे देश में लोग जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज ज्यादा हो रहे हैं। और हमारे कंट्रीज का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी रिड्यूस हुआ है टू 3.1% 2023 में, और हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ी है 29% से। दैट्स वाई हमारा जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है हमारे देश में 12.2% से इंक्रीज हुए। यानी अगर पहले 100 लोग थे हाई जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, अब वो 12.2% से बढ़ गए, यानी अब 112.2 लोग हैं। 0.2 आप समझते हैं। यस, ठीक है। सो दिस इज रिपोर्ट वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024। इस बार क्या पूछेगा? कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट दी है वेल्थ के बारे में। आइए ये पढ़ते हैं, रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप। अभी मैंने एक बात क्या की कि हमारा देश में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारे देश में मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, स्टार्टअप कल्चर है, साथ में हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, यानी कंजम्पशन करने वाले लोग भी हैं, यानी हम एक मार्केट भी हैं। तो जो लोग बाहर जाकर अपना स्टार्टअप कर रहे थे अब वो वापस इंडिया में आ रहे हैं। रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स मीनिंग refers to the process of shifting a company's domicile back to its home country from an overseas location to reposition itself for growth and success। यानी जो लोग जो हमारा कंपनी थी देश की, वो बाहर जाकर अपनी ओवरसीज ब्रांचेस खोल रही थी या बाहर जाकर काम जो कर रही थी, अब वो फिर से अपने घर वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम नेक्स्ट टू यूएसए एंड चाइना है, तो इसलिए इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट फैक्टर्स? इंडियाज अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस। हमारे देश में स्टॉक मार्केट अच्छा काम कर रहा था, अभी थोड़ा इस समय पर डावाडोल चल रहा है, पर यस इंडियन स्टॉक मार्केट हैज done a very well thing in very recent past and from a long period of time। फैक्टर्स, रेगुलेशंस इंडिया में इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, हम यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओस बहुत ढेर सारे लॉन्च हो रहे हैं, डेटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट एंड द ईज ऑफ सिक्योरिंग दी लाइसेंस, ये सब बढ़ रहा है। इसलिए ये फैक्टर्स स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि यहाँ पर आए। साथ में स्टार्टअप्स को हम क्या देते हैं? टैक्सेशन में भी बेनिफिट्स देते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आना शुरू कर रहे हैं, यानी रिवर्स फ्लिपिंग। ठीक है,
कैपिटलाइज ऑन दी अनटैप्ड लोकल डिमांड्स। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? जिन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है उनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। एंड डीकाकॉर्न क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूएशन 10 बिलियन से ऊपर होते हैं डीकाकॉर्न बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या इंडस्ट्रीज से सवाल पूछता है यूपीएससी? बिल्कुल पूछता है। डिस्कस द मेरिट एंड द डीमेरिट ऑफ द 4 लेबर कोड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस सो फार इन दिस रिगार्ड। और भी सवाल पूछा है 2023 में। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स increased share of the manufacturing sector in the GDP, particularly of the MSME. Comment on the present policies of the government in this regard. 2023 में सवाल पूछा था, most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted by the to compute the unemployment in the country and suggest the improvements. इस तरह से मेंस में भी सवाल पूछा है इंडस्ट्री वाले सेक्टर से, इसलिए मैंने आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताया और MSME भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ये कौन देता है? रिलीज बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD देता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जब हम रिपोर्ट सारी पढ़ेंगे तो वहां पर भी बताऊंगा। इन्होंने फाइंड क्या किया? इन्होंने बड़ी एक अजीब चीज से फाउंड की है, फॉल इन द ग्लोबल FDI बाय 2%। पूरे विश्व में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहे थे वो गिर गए हैं बाय 2%। यूरोप में इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम -106 बिलियन टू 16 बिलियन, यानी यूरोप में इन्वेस्टमेंट FDI ज्यादा हो रहे हैं। अफ्रीका में डिक्लाइन हो गए, एशिया में डिक्लाइन हो गए। अफ्रीका में 3% से और एशिया में 8% से। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, FDI इन द क्रिटिकल मिनरल्स नियरली डबल्ड। तो इकोनॉमी को ज्योग्राफी से रिलेट करके देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स कहां पर मिलेंगे? ज्योग्राफी का पार्ट है। क्रिटिकल मिनरल्स की वैल्यू क्या है? इकोनॉमी बताएगी। और FDI क्रिटिकल मिनरल्स में डबल हो गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, लोअर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं यहां पर, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स में FDI डबल हो गया है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट रेलिवेंट फॉर SDG डिक्लाइन इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। यस। एंड ग्रीन वॉशिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज है। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, व्हाट इज ब्लू वॉशिंग, जरूर पढ़िएगा, यूपीएससी ने सवाल भी पूछ रखा है। ग्रीन वॉशिंग मतलब आप किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रहे हैं पर उसको ग्रीन है नहीं वो, लेकिन ग्रीन वॉशिंग के नाम पर, ग्रीन के नाम पर पैसा ले रहे हैं। आप देखिएगा, इसको समझिएगा, ग्रीन वॉशिंग क्या है, ब्लू वॉशिंग भी क्या है, इसके बारे में भी समझिएगा। RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड। व्हाट इज रेपो रेट? इकोनॉमी का, स्टैटिक का एक टॉपिक है। जब RBI से बैंक पैसा लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करते हैं, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। नहीं समझ में आया तो आराम से समझाएंगे जब रेपो रेट समझाएंगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इंडियन इकोनॉमी कोर्स की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर मेरे ही चैनल पर, आप जब जाएंगे एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन इकोनॉमी फुल कोर्स, वहां पर जाएंगे तो वहां पर मैंने बैंकिंग पढ़ा रखा है, वहां पर रेपो रेट समझा रखा है, जरूर जाके देखिएगा। हमने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट हमारा 6.5% है और हमारा जो स्टांस है वो विड्रॉल ऑफ द अकोमोडेशन। तो 3 टाइप्स के स्टांस होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फॉर 24-25 GDP का फोरकास्ट है 7% और इन्फ्लेशन विल बी एट 4.5%। रीजन क्या है रेपो रेट ना चेंज करने का? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी, ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शंस है, क्लाइमेट शॉक्स, एडवर्स क्लाइमेट शॉक्स, परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन है, लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस है। दीज ऑल आर फैक्टर्स जिसकी वजह से डिसीजन लिया गया कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाएगा। एंड RBI इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ टाइट लिक्विडिटी इन द कमिंग मंथ्स टू कीप प्रेशर ऑन द शॉर्ट टर्म यील्ड्स व्हिच मे सपोर्ट द रूपी। तो रूपी का डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूपीएससी सवाल पूछता है। और इन्फ्लेशन से भी सवाल पूछा था 2023 के यूपीएससी के प्री में पूछा था कि इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट अ इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं एंड सेंट्रल बैंक्स जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी सवाल है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। 2021 में सवाल पूछा था, ये 2013 में भी सेम सवाल पूछा था। कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा जब हम नया पैसा छापेंगे? क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। क्या इसका आंसर आपने डी लिखा? बोलिए भाई, दिया या नहीं दिया? दिस इज द टॉपिक दैट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट एक स्टैटिक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। क्या रेपो रेट को अनचेंज रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ, लेकिन क्या ये रीजंस हैं, क्या चल रहा है देश में, इसके लिए थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क रखने के लिए। और इन्फ्लेशन से रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, जो बेसिक हमारा स्टैटिक पार्ट है
वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उस रेपो रेट के स्टैटिक पार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाउ रेपो रेट को चेंज करके, पॉलिसी रेट को चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन की एक रेंज है 4 ± 2%, तो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। इस इन्फ्लेशन इससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा। ये स्टैटिक का पार्ट है। स्टैटिक से बहुत ढेर सारा सवाल पूछा जाता है इकोनॉमी से, तो याद रखिएगा वो स्टैटिक ही आपको गेम जिताएगा। तो इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है, बैंकिंग। यस, एफडीआई ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब इंडिया के एफडीआई ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं 2023-24 के। तो अगर देखें कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा जो एफडीआई है वो 3.5% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एफडीआई इन इक्विटी मार्केट, हमारा जो इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में जो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, वो 3.5% से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी एफडीआई कम आ रहा है। एंड फैक्ट्स अगर थोड़े से देखें तो सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का। रीजन, इट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट शिफ्टेड इन्वेस्टर्स अवे फ्रॉम द इंडिया, दैट्स व्हाई सिंगापुर बिकम्स द लार्जेस्ट सोर्स फॉर एफडीआई। सिंगापुर एंड मॉरिशस मिलकर दोनों अप्रॉक्स एफडीआई का इन्फ्लो रहता है 50%, यानी इन दो कंट्री को मिला दें, इन दो कंट्री से अप्रॉक्स 50% का एफडीआई का इन्फ्लो आता है। अगर हम डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट दोनों को देखें, इन दोनों मार्केट में कितना एफडीआई आता है, तो ओवरऑल जो डिक्लाइन हुआ है वो 1% का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट में देखें तो अप्रॉक्स 3.5% का डिप हुआ है इक्विटी मार्केट में। तो जो 3.5% है इक्विटी मार्केट में, अगर इक्विटी और डेट मार्केट देखें तो 1% का ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। US is the third largest investor and Netherlands and the Japan remains the significant investors। ये क्यों लिखा हुआ, ताकि इनके रिलेशंस को भी आप ध्यान से देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें। सेक्टोरल एनालिसिस अगर करें तो ग्रोथ जो हुआ है कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट एंड पावर में ग्रोथ हुआ है एफडीआई का, और कॉन्ट्रैक्शन देखें तो सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकॉम, फार्मा, इन सब में एफडीआई का जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। एंड टॉप 5 स्टेट अगर कोड करने के हिसाब से देखें कि अगर मेन कोड करना है तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन गुजरात, देन दिल्ली एंड देन तमिलनाडु। दीज आर जनरल ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई इन्फ्लो इन द स्टेट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इंडियाज एफडीआई ट्रेंड आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है, तो ये पहला है इसलिए यूपीएससी का फेवरेट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, कौन सबसे पहला क्या पूछेगा, ये पहला है तो रिलीज कौन करता है ये तो पूछेगा। इट इज रिलीज बाय द एनएसई इंडिसाइसेस लिमिटेड कॉल्ड ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। इसने रिलीज किया है एंड इट कवर्स कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन द ईवी मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिकल बैटरीज एक्सेट्रा, and also includes the manufacturer of the autonomous vehicles and supplies of the related technology। इसका बेस ईयर 2018 लेके चलेंगे क्योंकि ये इंडेक्स है, और इसकी बेस वैल्यू 1000 लेकर चलेंगे, और ये सेमी एनुअल रिकंस्टिट्यूशन होगा, मतलब हर 6 महीने में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसको बनाने का, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ईवी में क्रिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, मतलब जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स बनाएंगे तो आप देखा जाएगा कि कौन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में मदद कर रहा है, कौन ग्रो कर रहा है। तो जो पैसा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनीज विल टेंड टू डेविएट दैट मनी टू इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो क्रिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स and benchmark for the asset managers in the reference index for passive funds, and third is helps to track the performance of the companies part of the EV ecosystem। उन कंपनीज के परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करने में मदद करेगा जो कि EV इकोसिस्टम का पार्ट है। और अगर आपको मैं थोड़ा सा और समझाऊं, एक ग्राफ समझाऊं, ये सेक्टोरल इंडिसाइसिस एंड थीमेटिक इंडिसाइसिस में क्या अंतर है, यानी सेक्टोरल इंडेक्स और थीमेटिक इंडेक्स में क्या अंतर है। देखिए, जब भी सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं वो किसी भी एक सेक्टर की कंपनीज के बारे में बात करता है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक सेक्टर की कंपनी के बारे में बात कर लें, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी एक सेक्टर के बारे में बात कर लें, फूड में बात कर लें, तो वो किसी एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और वहां पर क्या होगा, स्टॉक्स ऑफ कंपनीज होगा, और ये जैसे कि एक निफ्टी बैंक इंडेक्स है तो ये सिर्फ बैंक सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स बनाया गया है दैट इज निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो एक सेक्टोरल एनालिसिस होता है, सेक्टोरल इंडेक्स होता है, और एक थीमेटिक इंडेक्स होता है किसी एक थीम के बारे में। तो कंपनीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थीम और इन्वेस्टमेंट आइडियाज कटिंग अक्रॉस सेक्टर्स, वो एक थीम के बारे में होता है, उस थीम में कौन कौन चल रहे हैं। तो स्टॉक रिलेटेड टू स्पेसिफिक थीम ही उनको चुना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स दैट कंटेन्स द एफएमसीजी, ऑटो, टेलीकॉम एंड दी हेल्थ केयर सेक्टर्स। तो इंडिया निफ्टी कंजम्पशन, तो कंजम्पशन एक थीम है, उस कंजम्पशन में जो जो कंपनी आएंगी उस थीम में उनका कैसा काम चल रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स एक थीमेटिक इंडेक्स होगा। आई होप ये जनरल आप एक थोड़ा सा स्टैटिक समझ गए कि सेक्टोरल इंडेक्स मतलब एक सेक्टर के बारे में और थीमेटिक इंडेक्स मतलब एक थीम के बारे में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए
आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पंप एंड डंप स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट इज पंप एंड डंप स्कीम। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेबी हैज स्लैप्ड अ फाइन ऑफ 7.75 करोड़ ऑन 11 इंडिविजुअल्स फॉर ऑपरेटिंग पंप एंड डंप स्कीम। इसलिए न्यूज में। तो ये पंप एंड डंप स्कीम क्या है? एक ये मैनिपुलेशन टेक्निक है, एक मैनिपुलेशन एक्टिविटी। मैनिपुलेट करना मतलब किसी का दिमाग घुमाना। इट्स अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ स्टॉक। किसी एक प्राइस, अगर कोई 10 रुपए का एक स्टॉक का प्राइस था, उसको आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन करके उसको लेट से हमने 20 कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, बड़ा कर दिया थ्रू फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो pump and dump scheme is a type of manipulation activity that involves artificially inflating the price of the stock through false and misleading information। मैंने गलती से बोल दिया कि होप तुषांत कंपनी इतना करोड़ रेवेन्यू कमाएगी। अब ये कमाया तो नहीं है, या मैंने बता दिया इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब लोगों को ये र्यूमर फैल गया, ये मैनिपुलेशन एक्टिविटी मेरी फैल गई, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मैंने फैला दिया, जिसकी वजह से मेरे शेयर्स को लोग धड़ाधड़ बाय किए जा रहे हैं, तो मेरे शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट pump and dump। yes, got the point। it involves the micro cap, small cap sectors and penny stocks। जो बहुत 1 रुपए वाले पेनी स्टॉक, छोटे स्टॉक जो होते हैं, उस पर ये बहुत लोग करते हैं। और इम्पैक्ट क्या है यहाँ पर? जो समझदार नहीं है वो, उनको बहुत लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि 10 से 20 किया और फिर 20 पे लोगों ने बेच दिया, अब आपने होल्ड कर लिया और वो 20 से कम होकर 5 रुपए हो गया, अब आपकी बैंड बच गई। करेक्ट। तो सिग्निफिकेंट लॉसेस अंडरमाइंस द कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट। लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और सिमिलर फ्रॉड वाज शोन इन दी हॉलीवुड मूवी द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। जब आप ये मूवी देखेंगे, बहुत मजेदार मूवी, मैंने तो देख रखी है, जाके जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको समझने में कि ये पंप एंड डंप स्कीम है क्या। कि ये प्राइस यहां से बढ़ाकर यहां ले गए और फिर यहां पर लोगों ने बेच दिया, वो प्राइस धीरे से कम हो गया, बैक टू ओरिजिनल स्टेट। तो क्या हुआ? आपने पंप किया और फिर डंप किया। तो पंप किया, डंप किया, पंप एंड डंप स्कीम। याद रखेंगे? बोलो भाई, याद रखेंगे? यस, पंप एंड डंप स्कीम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज सेबी इंट्रोड्यूस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंट्रोड्यूस अनअफेक्टेड प्राइस फ्रेमवर्क। व्हाट इज अनअफेक्टेड प्राइस फ्रेमवर्क? ऑन अ वेरी सिमिलर लाइंस, कॉन्टेक्स्ट क्या? इंट्रोड्यूस बाय द सेबी टू एड्रेस द इंपैक्ट ऑफ द मार्केट रूमर्स ऑन द प्राइस स्टॉक। तो मार्केट रूमर जो मैंने आपको बताया, प्राइस ऑफ द स्टॉक्स विल इंक्रीज, यही है। तो सेबी ने क्या किया है? एक फ्रेमवर्क सेंटर्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन अनअफेक्टेड प्राइस which aims to establish a more accurate price of a stock by excluding the influence of the rumors। तो अगर मैं रूमर को हटा दूं तो उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस, अनअफेक्टेड प्राइस क्या होगा? दैट इज व्हाट? दैट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्टॉक। करेक्ट। तो रूमर्स लाइक ये कंपनी कहीं एक्विजिशन होने वाली है, मर्जर होने वाला है, बाय बैक होने वाला है, इन सब की वजह से क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से क्या हो सकता है? प्राइस इन्फ्लेट हो सकते हैं, प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उसका वो रियल प्राइस होगा? नहीं। तो रियल प्राइस कब नहीं होगा? जब हम उसके इंपैक्ट को हटा दें, रूमर्स के इंपैक्ट को हटा दें, तो जो अनअफेक्टेड प्राइस होगा वो उसका बेटर एक्यूरेट प्राइस होगा। ठीक है। तो अनअफेक्टेड प्राइस रिप्रेजेंट्स द स्टॉक्स प्राइस बिफोर अ रूमर बिकेम पब्लिक। इट्स ओनली ट्रिगर्ड इफ अ कंपनीज कंफर्म द रूमर विद इन 24 आवर्स। जब कोई कंपनी बताएगी कि हाँ कुछ रूमर हुआ है और वो 24 अंदर बता देगी, तब जाकर ये फ्रेमवर्क जो है ट्रिगर किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। Of a significant price movement, it acts as a shield, but only for companies that are transparent and timely in their communication। ठीक है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाता है उसका एवरेज प्राइस क्या होगा, और एडजस्टेड वीवैप क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द प्री रूमर वीवैप एंड द पोस्ट कंफर्मेशन ऑफ द वीवैप, उसको एडजस्ट करके फिर हम उसके ओरिजिनल एक्यूरेट प्राइस पर लाएंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे भाई? लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट में कम होगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा। तो वही सेम कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पंप एंड डंप स्कीम जो कर रहे थे हम, उसी में रूमर्स की वजह से, उसी के लिए सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि अनअफेक्टेड फ्रेमवर्क। अनअफेक्टेड प्राइस मतलब कि रूमर के पहले का जो प्राइस होगा उसी प्राइस पर ला देंगे अगर कंपनी ने 24 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट कर दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहां तक ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम दी सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज में भी बहुत सवाल पूछता है। यूपीएससी ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पूछा कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स, करेंसी स्वैप, ऐसे सवाल यूपीएससी ने 2024 में पूछा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, जीसैक के बारे में, स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर द सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, ये स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी से सवाल पूछता ही रहता है। कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? ये पूछा ना, ऐसे किसका इंस्ट्रूमेंट है? ऐसे कल के दिन आपसे पंप एंड डंप स्कीम कहां पर देखा गया है वैसे पूछ सकता है, या अनअफेक्टेड प्राइस किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना है। इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन हो सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरह से सवाल बन सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम आते हैं जीएसटी पर। रिमूवल ऑफ द जीएसटी ऑन द रेलवे सर्विसेज। जीएसटी से सवाल यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, 2018 में सवाल पूछा था कौन कौन से जो ऊपर आइटम्स हैं उन पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, ऐसा सवाल पूछा था। आंसर बताते रहिएगा। और साथ में यूपीएससी ने जीएसटी के ऊपर सिंपल सवाल 2017 में भी पूछा था कि जीएसटी है क्या। तो पहले पूछा जीएसटी है क्या, फिर अगला सवाल पूछा था 2018 में कि जीएसटी किन के ऊपर एग्जेम्प्ट है, किन के ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए सर से सवाल इस बार भी पूछ सकता है। तो जीएसटी ऑन द रेलवे सर्विसेज को रिमूव कर दिया है, यानी जीएसटी उन पर नहीं लगेगा। कॉन्टेक्स्ट जीएसटी has done GST Council has done this to ease the compliance for the smaller businesses, exempted hotel accommodation worth up to 20,000 a month and the railway services. I hope you got the point. And services कौन सी exempt है, services कौन सी exempt है जीएसटी में, मैंने पूरी लिस्ट दी है, एक बार देखेंगे, एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज अप टू हायर सेकेंडरी एंड वोकेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि स्पीड पोस्ट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेसेस, ये सब एग्जाम्प्ट है। रिलीजियस सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, चैरिटेबल, एग्रीकल्चर सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज एंड हाउसिंग सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. And goods that are exempted from GST. Agriculture products are exempted from GST. Educational material like printed material are exempted from GST. Healthcare products, basic food items, culture and religious items, unprocessed foods, animal feeds, essential goods like handlooms, stamps, judicial papers, newspapers, these all are exempted from GST. ये याद रखिएगा, ये अगर लिस्ट याद रखेंगे आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेरीफाइबल मैकेनिज्म फॉर RODTEP स्कीम, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम। इसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, तो मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। ये RODTEP स्कीम मैंने पढ़ाई भी है वैसे तो, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है जो कि हमने 10 रुपए में बनाया, उसमें हमने डिफरेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगाकर हमने उसको कर दिया 15 रुपए। अब इस 15 रुपए के आइटम को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो 15 रुपए का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर चाइना का कोई 12 रुपीज का सेम आइटम है, तो बताइए कौन कंज्यूमर बाय करेगा। तो कंज्यूमर विल ऑलवेज टॉक्स अबाउट द अफोर्डेबिलिटी। तो कंज्यूमर इन दोनों आइटम में चाइना का 12 रुपए का आइटम लेगा, 15 रुपए का आइटम इंडिया वाला नहीं लेगा। दैट मीन्स इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस चली जाएगी। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब लड़ाई करने की क्षमता, यानी चाइना के सेम गुड्स से इंडिया के गुड्स हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 15 रुपए के, क्योंकि वो महंगा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगा रहे हैं हम, अगर हम ये हटा दें तो ये 10 रुपए का सामान 10 रुपए का और चाइना का 12 रुपए का, फिर कौन बढ़ेगा? किसकी कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी होगी? इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज की कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी होगी, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स जो है आराम से प्रमोट हो पाएंगे। तो जो 10 रुपए करने के लिए हमने क्या स्कीम लॉन्च की थी? RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हम रिमिट कर देंगे, रिमिशन कर देंगे। तो यूएसए कहने लगा कि ये तो WTO नॉर्म्स का वायलेशन है, इसलिए हमने क्या कहा कि वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर दी RODTEP स्कीम, जहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? बीइंग डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू वेरीफाई द टैक्स रिफंड। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है, इसको डेवलप किया है वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, ताकि हम क्या कर सकें, जो हम टैक्स रिफंड दे रहे हैं उनको वेरीफाई कर सकें। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ दी यूएस कह रहा था WTO नॉर्म्स को हम वायलेट कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। इट एम्स टू प्रिवेंट द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इम्पोज बाय द EU एंड USA, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, हम WTO नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो EU और USA जो थे वो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा रहे थे हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट फिर से महंगा हो जा रहा था। उस चीज को हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अपने टैक्स रिफंड्स को वेरीफाई करेंगे, हम कोई भी WTO नॉर्म्स का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। Need USA requested clarity on the Indian methods of verifying the rates provided to exporters under this scheme, इसलिए हम वेरीफाई कर रहे हैं। And RODTEP rates are determined by the Commerce Ministry, याद रखिए Commerce Ministry, on the recommendation of the GK पिल्लई कमेटी। तो GK पिल्लई कमेटी किसके बारे में रिसेंटली हुई है? ये आपसे सवाल पूछ सकता है PYQ में। PYQ कह रहा हूँ 2025 के एग्जामिनेशन में, जो कि आगे चल के PYQ बन जाएगा, वो अलग बात है। तो RODTEP rates are determined with Commerce Ministry on the recommendation of the GK Pillai Committee, and the Finance and the Commerce Ministry are collaborating to establish the institutional verification method, ताकि हम टैक्स रिफंड को वेरीफाई कर सके और यूएसओ को ये बता सके कि हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर RODTEP स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। GK Pillai कमेटी किस रेफरेंस में इस बार न्यूज में अपीयर हुई है? 4 ऑप्शंस होंगे,
और आपको आंसर लगाना पड़ेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द RoDTEP स्कीम के बारे में ये यहाँ पर देखा गया। नेक्स्ट, पावर मार्केट्स इन इंडिया एंड देयर वर्किंग। तो पावर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर पावर अगर देखें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज अलाउड फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द लिंकेज कोल टू मीट पीक पावर डिमांड्स। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो जनरेटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है जनरेट करने में। वो जितना उनके पास एग्रीमेंट होता है उतना ही जनरेट करते हैं। तो उनके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कि जब वो पीक डिमांड हो पावर की तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, जब पीक डिमांड कम डिमांड है तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, उसके लिए लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट हैज अलाउड द ट्रेडिंग ऑफ द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द लिंकेज कोल टू मीट द पीक पावर डिमांड। हम इस सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया। Coal linkages are agreements that ensure the steady supply of the coal from the mines to consumers like power plants, steel and the cement industry। तो कोल पावर प्लांट्स के पास पहुंच सके, स्टील इंडस्ट्री के पास पहुंच सके, सीमेंट इंडस्ट्री के पास पहुंच सके, उसकी सप्लाई कांस्टेंट बनी रहे, उसके लिए क्या है, कोल लिंकेजेस। ठीक है, तो पावर प्लांट्स के पास क्यों जाएगा कोल? फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लॉन्ग टर्म, लास्ट सेवरल ईयर्स एंड ऑफर स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को ऑफर करेगा ताकि कांस्टेंट सप्लाई बनी रहेगी। और शॉर्ट टर्म में क्या है, एडजस्टेबल बेस्ड ऑन इमीडिएट नीड्स, यानी फ्लक्चुएट जो होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, दैट इज वेरी गुड। वर्किंग कैसे? इन इंडिया जनरेशन यूनिट्स ट्रेडिशनली यूज लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स स्पैनिंग 25 years। हाउएवर PPAs आर लूजिंग फेवर ड्यू टू देयर इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी लॉक इन, क्योंकि लॉक्ड होता है कि इतना ही करेंगे, वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। और इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमने क्या किया, पावर मार्केट्स को अलाउ कर दिया है, जहां पर आप सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो आप आराम से बेच सकते हैं। तो पावर मार्केट्स अलाउज जनरेटर्स टू सेल सरप्लस पावर एट मार्केट प्राइस टू एड्रेस दिस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, एंड दिस इज गुड। और रेगुलेट कौन करेगा? पावर एक्सचेंजेस। There are some power exchanges, these are regulated by the Central Electricity Regulatory Commission CERC। और इंडिया के पास 3 एक्सचेंजेस हैं, एक इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है जिसका 90% मार्केट शेयर है, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड है। दीज आर 3 पावर एक्सचेंजेस इन आवर कंट्री। साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट कपलिंग का मतलब ये होता है कि इट इज अ प्रोसेस दैट मैचेस बिड्स फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंजेस टू डिस्कवर अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो डिफरेंट जो पावर एक्सचेंजेस होते हैं उन सब में जो लोग बिड डाल रहे हैं कि हम इतने खरीदेंगे, हम इतना खरीदेंगे, इतना, तो एक एक्यूरेट प्राइस पाने के लिए इन सब बिड्स को मैच किया जाएगा और सही प्राइस पर पहुंच पाएंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द CERC's power market regulations in 2021 and it could lead to more efficient price discovery। सही प्राइस क्या होगा, कितने रुपए में बेचे, वो जानने के लिए जितने बिडर्स होंगे और जितने सेलर्स होंगे उसके हिसाब से एक बिड होगी कि हम इतने में देंगे, हम इतने में खरीदेंगे, उसके हिसाब से एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी। एंड कैपेसिटी मार्केट्स ओनली इन द फ्यू कंट्रीज लाइक UK एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, एंड दिस इज डिजाइंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द पावर इकोसिस्टम by preventing a deficit of the generation capacities almost completely eliminates the electricity price volatility that is good for our country, for our developing country। यस, नेक्स्ट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसको मैंने पूरा ढंग से पढ़ाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कॉन्टेक्स्ट अभी का क्या है, इंडिया गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली मोनेटाइज ₹3.58 लाख करोड़ थ्रू द कोर असेट्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउन एसेट्स को मोनेटाइज करके वो पैसा ग्रीन एसेट्स में लगाते हैं। तो प्लीज जरूर पढ़िएगा। टारगेट हमारा 6 लाख करोड़ का है 2022 से 2025 तक का, अभी तक हम 3.85 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। डू रीड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लास्ट इज वधवन पोर्ट। देखिए बहुत 1 घंटे में हमारा पूरा जून कंप्लीट हो रहा है। बहुत ढेर सारे करंट अफेयर है, जब मैं कॉन्टेक्स्ट देके पढ़ा रहा हूं तो भी 1 घंटे में हमारा कंप्लीट हो रहा है। वधवन पोर्ट, ये इसके बारे में हम मैपिंग में भी देख चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इट एंड कॉस्ट इज 70,000 करोड़ एट वधवन, महाराष्ट्र में है ये पोर्ट बनाया जाएगा। इट्स अ ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट and will be constructed by the Vadhavan Port Limited and a special purpose vehicle formed by the Jawaharlal Nehru Port Authority and the Maharashtra Maritime Board
और पोर्ट के ऊपर सवाल पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फॉर आर एक्सपोर्ट ऑल्सो, फॉर आर इम्पोर्ट ऑल्सो। तो पोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेनिफिट्स क्या है? विल बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स ऑफ इंडिया and will create 1.2 million jobs, will feature 1000 meter container terminal, 4 multi-purpose berths and 4 liquid cargo berths and the row berth and a coast guard berth। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत चीज़ें करेगा। बहुत 1000 मीटर कंटेनर टर्मिनल्स को भी हैंडल करने की कैपेबिलिटी है इसके पास। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इन्फ्लो में मदद करेगा। अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे। विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड अपकमिंग डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विथ वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी। तो रोडवेज, रेलवेज एंड पोर्ट सबको मर्ज करके आराम से डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने का हमारा मोटिव है, और देश को विश्व गुरु बनाने का हमारा मोटिव है, जिस मोटिव के ऊपर हम काम करें। और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सवाल यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। दिस इज द क्वेश्चन, डू यू थिंक इंडिया विल मीट? करेक्ट। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सवाल है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सवाल है। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ द पीपीपी इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन इन इंडिया, ये 2022 में सवाल पूछा था। एंड इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द इंडियाज एक्सपीरियंसेस। तो मेंस में भी सवाल पूछता है और प्री में भी सवाल पूछता है, मैपिंग से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है। रेस्ट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर को, वहां पर मैंने जो प्री में सवाल बनाए जा सकते हैं वो किस तरह से दिखेंगे वो भी मैंने वहां पे समझाया। तो ये दोनों वीडियो की लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आइए मैजिक समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं और ये रिवीजन हमारा कंसोलिडेट करने में हेल्प करेगा। बोलो, बैंक क्लिनिक किसके बारे में था? ये क्या करेगा? एक वेबसाइट है जहां पर कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देगा पर बताएगा कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है इन नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। और कुछ चीजें उन्होंने बताई है कि हाँ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा, पर स्लो डाउन आएगा, थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन आएगा बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के स्लो डाउन की वजह से। प्रेस्टन कर्व किसके बीच में रिलेशन बताता है? जल्दी बोलो। पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द ऑफशोर विंड एनर्जी कितनी? 20% की हम करेंगे। और अभी भी कोई भी हमारे पास नो ऑफशोर विंड पावर हैज बीन कमीशन, अभी भी इंडिया में कोई भी ये विंड पावर कमीशन नहीं किया गया है। यस। नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट कौन देता है? कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बताया कि इंडिया में पैसे वाले लोग बढ़ रहे हैं, एशिया पैसिफिक में 4.2% है। और रीजन क्या है कि हमारे अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारे इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ द स्टार्टअप क्या है कि जो बाहर चले गए थे अब वापस इंडिया में आ रहे हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या बताती है कि ग्लोबल एफडीआई में फॉल आया है लेकिन यूरोप में एफडीआई बढ़ा है। कौन देता है? यूएनसीटैट देता है। आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। इंडिया में एफडीआई का ट्रेंड ये है कि एफडीआई कम आ रही है इंडिया में, इक्विटी में 3.5% का डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है और ये अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स बनाया गया है, जो किसने बनाया है? ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स, एनएससी का इंडिसेस लिमिटेड कॉल्ड ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स, इसने रिलीज किया है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बूम करने में मदद करेगा। व्हाट इज पंप एंड डंप स्कीम? आप किसी रूमर से, किसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर्स के प्राइस को पंप करते हैं, फिर आप उसको डंप कर देते हैं, आप अपनी शेयर्स बेच देते हैं, जिसकी वजह से जो समझदार लोग नहीं है उनको नुकसान हो जाता है। और उसी रेफरेंस में अनअफेक्टेड प्राइस भी है कि जो रूमर की वजह से प्राइस बढ़ा था, अगर कंपनी 24 आवर्स के भीतर उसको बताएगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो उस प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस था, उस ओरिजिनल प्राइस की तरफ उसको लाया जाएगा ताकि स्टॉक मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। जीएसटी ऑन द रेलवे सर्विसेज रिमूव कर दिया गया है। ऑन सर्विसेज और गुड्स मैंने बताया आपको, जहां पर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड है। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर RODTEP स्कीम, ये स्कीम क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हटा देंगे तो हमारा जो गुड है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। पावर्स मार्केट इन इंडिया, पावर्स एक्सेस पावर जनरेशन जब हम करेंगे, जब डिमांड पीक होगी तो ज़्यादा पावर जो होगी उसको हम सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लेक्सिबल बन जाएंगे, थोड़ा सा मोर हमारा लॉक इन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मोर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे एंड कॉन्स्टेंट जो है सप्लाई भी कर पाएंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? ब्राउनफील्ड एसेट्स को मोनेटाइज करके ग्रीनफील्ड एसेट में उसका पैसा लगाते हैं। साथ में वर्धमान पोर्ट बनाया गया है ताकि पोर्ट से हम बेहतर डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करके और जॉब्स क्रिएट करके, मोर एक्सपोर्ट करके, लेस इंपोर्ट करके हम देश को बेहतर बनाएं और ग्लोबल लीडर बनाएं।
दीज ऑल आर करंट अफेयर फ्रॉम द जून 2024। आई होप कि मैंने रिवाइज भी करवा दिया, आई होप कि मैंने आपको चीज़ें बेहतर रूप में समझाई, PYQ से लिंक करके क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना समझाया है जितना आपको समझना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आगे वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे बनाएंगे, नहीं अच्छी लगी तो हम भी मेहनत क्यों करें, आपसे भी मेहनत क्यों ही करवाएं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।